जय हिंद कैडेट्स। आप सभी का हमारे चैनल एनसीसी एकेडमी में स्वागत है। आज हमने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जहां पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे जा रहे हैं, जो कि आपके एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम ऑफ द कोर लाइफ स्किल्स टू इनहांस द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इनहांस करने के लिए वो कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस, देन एम्पैथी, critical thinking, creative thinking, problem solving skills, decision making, interpersonal relations, effective communication, coping with emotions, coping with stress। ये सारी की सारी लाइफ स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए, और इन सभी लाइफ स्किल्स को मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और शेप पर्सनालिटी। वो कौन कौन से कारक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है फैक्टर है, दैट इज हेरिडिटी। मतलब वो कौन कौन सी जीन्स हैं जो आपको आपके फादर मदर से मिले हैं, जो वो जीन्स भी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी हाइट क्या होगी, आपकी वेट क्या होगी, आप फिजिकली किस तरीके से दिखेंगे, आपकी स्किन किस तरीके की होगी, आपकी मेंटल एट्रीब्यूट किस तरीके का होगा, ये भी आपके हेरिडिटी पर काफी हद तक डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हेरिडिटी भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट हेयर मीन्स कि आपको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है अपने बारे में, आपने अपना विकास खुद किस तरीके से किया है। और वो आप कब कर सकते हैं, जब आपको अपने बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मीन्स आप अपनी कैपेबिलिटीज को जाने, अपनी वीकनेसेस को जाने, और उसके बावजूद आपका इन्वायरमेंट किसी भी प्रकार का हो, आप किसी भी फैमिली से, किसी भी हालात से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते रहे, वो सेल्फ डेवलपमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस और इन्फ्लुएंस जरूर करता है। देन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब आप बचपन से किस तरीके के माहौल में रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स किस तरीके से रहे, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स किस तरीके से हैं, वो सब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। द नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन एक जो हमें स्कूल में मिलती है, और एक जो हमें डेली लाइफ में हम सीखते हैं। हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, या हम जो हमारे आसपास देखते हैं उससे जो हम सीखते हैं, वो सब कुछ भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइफ सिचुएशन की। मतलब आपकी सिचुएशन कैसी है लाइफ में। हम सभी जानते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन, चाहे वो दुख की हो चाहे वो खुशी हो, वो एक जैसी नहीं रहती, वो समय के साथ चेंज होती रहती है। तो लाइफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मान लो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में, आपको बेटर स्कूल्स मिले, आप में दूसरों से एडवांटेज, आप दूसरे से एडवांटेज की पोजीशन पर हैं, तो आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे आपकी, क्योंकि आपको दूसरों से वो बेटर चीज़ें मिली, आप बेटर फैसिलिटी मिली, तो आपकी लैंग्वेज स्किल दूसरों से अच्छी होगी। तो ये लाइफ सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। पॉजिटिवली आप अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, अगर आप किसी आज दुख की सिचुएशन में आप उसको किस तरीके से हैंडल करके आगे बढ़ रहे हो, वो भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। आपके अतीत में क्या हुआ वो भी आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पर। लाइक फर्स्ट थिंग इज कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसे बचपन से ही अकेला छोड़ दिया गया हो, जिसको हमेशा वो अकेला रहता हो, जिस पर कोई भरोसा ना करता हो, उसे दूसरों से अलग हमेशा रखा गया हो, तो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस तो बेटर है। तो वो उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से होगी कि वो लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और एक एक दूसरा तरफ एक वो इंसान है जिसको हमेशा से लाइफ में मोटिवेशन मिला है,
काम करने के लिए और बेटर रिजल्ट निकल कर आया है, तो हम दोनों ही को कंबाइन नहीं कर सकते, हम दोनों की पर्सनैलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में अलग सिचुएशंस को संभाला है और उन्होंने अलग, तो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। देन ड्रीम्स एंड एम्बिशन, आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या आप बनना चाहते हैं? आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं? अगर आप के अंदर इस तरीके की ड्रीम्स हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को भी उसी तरीके से बनाओगे, आप उसी तरीके से चीजें सीखोगे जो आपकी इस करियर पाथ में हेल्प कर सके, और ये आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस ही करेगा, आपकी पर्सनालिटी को एक बेटर शेप देगा। देन आता है सेल्फ इमेज, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं वो उससे काफी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने अपने को लेकर हाईली कॉन्फिडेंट हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से हटकर रखेगा, और ये आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड बनेगा, और इससे आपकी पर्सनैलिटी और निखर के आएगी। देन नेक्स्ट थिंग इज वैल्यूज। वैल्यूज हियर मीन्स कि आप किस तरीके के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, आपकी वैल्यूज क्या क्या हैं। आप ऑनेस्टी में विश्वास रखते हैं, आप डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो हाईली ऑनेस्ट होते हैं, उनसे उनकी ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो वो उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, उनकी वैल्यूज, उनके जो संस्कार होते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, के क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, और योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को जानना, एक्सेप्ट करना अपने आप को इन स्पाइट ऑफ इम्परफेक्शन, जितनी भी आपके अंदर मान लो कुछ खामियां, उसके बावजूद अपने आप को एक्सेप्ट करना। और कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस होने के लिए आपको दो एस्पेक्ट पर काम करना पड़ता है। फर्स्ट बीन हाउ वी परसीव आवर सेल्फ, पहले हम अपने आप को देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है। देन हम सेकेंडली ये देखते हैं कि दूसरे हमें किस तरीके से लेते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इन दोनों व्यू को हम जब कंबाइन करते हैं तब हमारी एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आती है। और हर एक पर्सन अपने आप को तीन एस्पेक्ट्स में व्यू करता है। तीन एस्पेक्ट होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के, दैट इज परसीव्ड सेल्फ। परसीव्ड सेल्फ मतलब आप अपने आप बारे में क्या सोचते हैं, द वे वी सी दैट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। हम हमारे बारे में मान लो कोई सिचुएशन उस पर हम क्या सोचते हैं कि हम इसमें कैसे हैं। देन रियल सेल्फ मीन्स द वे वी ट्रूली आर, हम सच में कैसे हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप सच में ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? ओके, देन आइडल सेल्फ, द वे वी वुड लाइक टू बी इन दैट एरिया, हम उस एरिया में ऐसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसीव्ड सेल्फ, आप मानते हैं कि आप जो हैं मोदी जी जैसा बोलते हैं मान लीजिए, मगर हम सभी मतलब रियलिटी तो ये है कि रियल सेल्फ आपका ये बोलता है कि नहीं, आप तो राहुल गांधी जैसा भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए आपका ये रियल सेल्फ है, और आइडल सेल्फ आप क्या है कि आप मोदी जी जैसा बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपकी आइडल ये है कि आप मोदी जी जैसे बोलते हैं, और आप परसीव्ड सेल्फ मतलब आप मानते हैं कि आप मोदी जी जैसा बोलते हैं, मगर रियल सेल्फ आपकी क्या कहती है कि तो आप तो राहुल गांधी जैसा भी नहीं बोलते। ओके, सो बहुत डिफरेंस होता है परसीव्ड सेल्फ, रियल सेल्फ एंड आइडल सेल्फ। तो ये तीन एस्पेक्ट है सेल्फ अवेयरनेस के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। एक क्रिएटिव पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो क्यूरियस होता है, बहुत ही जिज्ञासु होता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देन नेक्स्ट इज सीक प्रॉब्लम्स, वो कभी प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है। देन इंजॉय चैलेंजेस, उसके लाइफ में कोई भी चैलेंज आती है उसको बहुत ही आसानी से इंजॉय करते हुए उसको सॉल्व करता है। देन ऑप्टिमिस्टिक, चाहे वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में लाख मुसीबतें उस पर आ जाए, बट फिर भी वो एक आशावादी नजरिया है उसका कि वो हाँ उससे बाहर निकल लेगा। देन एबल टू सस्पेंड जजमेंट, मीन्स अब कोई फैसला है उसको रोकने की ताकत है उसके अंदर, एबल टू सस्पेंड जजमेंट। कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन, कहते हैं ना कि अगर कोई सपना देखा है तो पहले उसको देखना पड़ता है, उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए।
इमेजिनेशन चाहिए और उसका इमेजिनेशन के साथ आपको ढलना पड़ता है। ओके, सो जो बंदा कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन है वो ही क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि उसके पास ही आइडियाज होंगे नए। देन सीक प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटीज, जो प्रॉब्लम्स को एक अवसर मानता हो। देन सीक प्रॉब्लम एज इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम से घबराता नहीं हो, उसको समझता हो कि इंटरेस्टिंग, कि वो ये सोचता हो कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा तो एक बेहतर इंसान बनूंगा, तो अगली बार ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा, उसको एक इंटरेस्टिंग थिंग की तरह एक्सेप्ट करता है। देन प्रॉब्लम्स आर इमोशनली एक्सेप्टेबल्स, वो प्रॉब्लम्स को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि उस पर मुसीबत आ गई है उसका सामना उसको करना ही है, वो इसलिए एक्सेप्ट करता है बिकॉज प्रॉब्लम लाइफ का एक हिस्सा है, इमोशनली एक्सेप्टेबल। देन चैलेंज अजम्पशंस, लोगों की जो धारणाएं होती हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, उनको चैलेंज करता है, वो सोचता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ओके, हम इस तरीके की कल्पना कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको चैलेंज करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, दैट इज दैट पर्सन नेवर गिव अप इजिली, वो कभी भी जल्दी से हार नहीं मानता। वर्क हार्ड, वो कोशिश करता है हर बार हारने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम वो जरूर जीतेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ समथिंग, कोई चीज है उसकी क्या क्या वैल्यू लगा सकते हैं हम, वो हम क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हम लॉजिक के बेसिस पर, हम कोई इमोशंस के बेसिस पर आंसर नहीं लेते, हम लॉजिक लगाते हैं, हम रीजनिंग लगाते हैं कि हाँ इसके कारण, हम कारण ढूंढते किसी भी चीज का। और इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं कि मान लीजिए दो सिचुएशन है आपके सामने, तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों ही पहलू को आप देखते हैं, ये बेटर है ये बेटर है, कॉज एंड इफेक्ट देते हैं कि मैं ये करूंगा तो उसका ये इफेक्ट होगा। देन आप रीजनिंग लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और क्रिएटिव थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी होती है सीक रीजन एंड अल्टरनेटिव्स। आप कोई भी फैसला लेते हैं, आप उसके पीछे का कारण ढूंढ पाते हैं, और ये भी ढूंढ पाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये अल्टरनेटिव ढूंढ पाते हैं। दूसरा, परसीव द टोटल सिचुएशन, आप जब भी कोई सिचुएशन देखते हो तो आप उसका एक पहलू नहीं देखते, सिक्के का एक पहलू नहीं देखते, बल्कि पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। दूसरा, चेंज वंस व्यू बेस्ड ऑन एविडेंस, अगर आपने कोई, आपका एक पर्टिकुलर नजरिया है और आप उस नजरिए को तभी चेंज करते हैं जब आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस होता है। तो इस तरीके की अगर थिंकिंग आपकी है तो आपकी थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जो मैं आपको पहले भी अगले वीडियो में बता चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, पुराने आइडियाज को नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफ में जो सिचुएशन है उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करते हैं, एक क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हैं, ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रिएटिव पर्सन की, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन is, what are the different ways of communication। communication की थ्री वेज हैं। फर्स्ट इज एग्रेसिव, सेकेंड इज पैसिव एंड थर्ड इज असर्टिव। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव की बात करेंगे हम लोग। एग्रेसिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एग्रेसिव कम्युनिकेशन के अंदर आप सोचते हैं कि सब मी मेरे जैसे होने चाहिए, और आप जो है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आप सोचते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते और सिर्फ आप ही को राइट है बोलने का और दूसरों को नहीं है। आप इस तरीके का सोचते हैं एग्रेसिव कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें आप बहुत ही बॉसी नेचर के होते हैं। आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं आप लाउड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। इस तरीके का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो होता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन। अब आता है पैसिव कम्युनिकेशन। पैसिव कम्युनिकेशन में होता है एक इंसान को लगता है कि उसको अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कोई हक नहीं है, सारे हक सामने वाले को ही है, जो वो सामने वाला बोल रहा है उसको हमेशा एग्री कर लेता है वो इंसान। और साथ ही साथ बस नजरें झुकाए हुए, आईज को डाउन रखे हुए, वो जो सामने वाला दूसरा बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत ही हेजिटेंट नेचर के होते हैं। इस तरीके की कम्युनिकेशन बहुत में जो
इंसान होता है बहुत हेजिटेंट नेचर का, होता है बहुत ही शर्मीला किस्म का, सिर्फ वो सोचता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वही राइट है। असर्टिव में ऐसा नहीं होता। असर्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। वो सोचते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका भी कुछ व्यू है, उसको भी बोलने का हक है और मुझे भी बोलने का हक है, तो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक वे में ओपन तरीके से बात करते हैं एक दूसरे की बात को, कोई किसी से डर के बात नहीं करता, आराम से बात करते हैं और आई कॉन्टेक्ट जो है कम्युनिकेशन में रखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोर प्रेफरेबल, एक्टिव कम्युनिकेशन और पैसिव कम्युनिकेशन। अब पैसिव कम्युनिकेशन क्या था मैंने आपको बताया, तो आप खुद सोचिए, पैसिव कम्युनिकेशन में तो एक इंसान तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो सिर्फ दूसरा जो बोल रहा है उसको राइट माने जा रहा है। बट एक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। एक्टिव कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर दो लोग आपस में बात करते हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे की बात को सुनते हैं और फीडबैक भी देते हैं, उसके प्रति अपना नजरिया भी बताते हैं और एक बेटर क्लैरिटी के साथ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक्टिव कम्युनिकेशन इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज ये टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बातचीत होती है, एक बंदा बोलता है दूसरी उसकी बात सुननी चाहती है, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है कि आप बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान बोल तो नहीं रहा बट वो नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है कि वो आपको अप्रिसिएशन कर रहा है या रिजेक्शन दे रहा है। मतलब आप स्टेज पे बोल रहे हैं, अगर ऑडियंस जो है वो आपकी बात को ध्यान से सुन रही है तो आप कुछ ऐसा आप सरप्राइजिंग बोलेंगे तो लोगों की आईब्रो ऊपर होगी, और अगर आप कुछ अच्छा बोलेंगे लोग स्माइल करेंगे। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बोल तो नहीं रहे कुछ बट एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं और लोगों का उस पर ध्यान नहीं है, तो मतलब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देन नेक्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कम्युनिकेशन के दौरान अगर एक पर्सन बोलता है तो दूसरे को लिसन करना पड़ता है, बिकॉज आप जो बोलेंगे तो दूसरा भी तो सुनेगा। इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग के अंदर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनते हैं, उसको बीच में टोकते नहीं है, इंटरप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके मैसेज को फुल्ली सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा आधा सुन लिया और रहने दिया। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप आधी बात सुनते हैं, तो फिर आपकी और उस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग के जो बैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज इंटरप्टिंग द स्पीकर। स्पीकर को बीच में इंटरप्ट करना, उसको बीच में रोकना बार बार। देन उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना। ठीक है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आप कहीं और देख रहे हैं। एंड रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज टू से, उसको बोल रहे हैं कि फटाफट कंप्लीट करिए, तो फटाफट वो कंप्लीट करेंगे तो इस वजह से आप उनकी जो बात जो एक्चुअल में जो कहना चाहते हैं वो सही से वो नहीं कह पाएंगे। मेक द स्पीकर एज थ्रो ही इज वेस्टिंग योर टाइम, मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से उसको फील करवाना कि आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब तो इससे क्या होता है कि आप उनकी बात को इफेक्टिवली नहीं सुन पाएंगे। बीइंग डिस्ट्रैक्ट बाय समथिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ऑनगोइंग डिस्कशन। आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आप कोई दूसरी चीज साइड में हो रही है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आप जो डिस्कशन चल रही है उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड कंप्लीट हिज सेंटेंसेस। मान लीजिए आपकी टीचर बोल रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी, आप उसके आगे ही झांसी की रानी आगे आगे बोले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो बोलना चाहते हैं उससे पहले ही आप उनकी बात को बोल रहे हैं, तो उससे आप उनकी बात को ध्यान से समझ नहीं पाएंगे। देन स्पीकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप उनकी रिक्वेस्ट को नहीं बोल रहे, वो बोल रही है शांत रहिए, लेकिन फिर भी आप शोर करे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और स्पीकर मान लो कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई एक स्टोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसमें अपनी स्टोरी को घुसाए जा रहे हैं, अपने साइड वाले से अपनी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, साथ में फॉरगेटिंग व्हाट हैज बीन डिस्कस। आपने कोई डिस्कशन सुनी, आप बाहर जाते आपसे पूछते हैं कोई कि क्या डिस्कशन हो रहा था, आप उसको भूल जाते हैं। दैट मीन्स कि आपने अच्छी तरीके से सुना नहीं था। ठीक है, वो आपकी लिसनिंग बैरियर थी, आपका भूल जाना कि जो आपने सुना उसको भूल जाना। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिसनिंग बैरियर। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।